हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 4th पार्ट पढ़ाऊंगा। उसके अंतर्गत हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप के टॉपिक को कवर करेंगे। इसकी क्या उपयोगिता है, इसका क्या महत्व है और यहाँ से बोर्ड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसको डिटेल से समझेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक हमारा विद्युत क्षेत्र रहेगा, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो गाइज आइए देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। यहाँ पर लिखा गया है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। इसका क्या मतलब है, यानी अभी तक हमने जो पढ़ा वो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ नहीं था। अगर उसमें हम वेक्टर का सिंबल नहीं लगाए थे इसलिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ नहीं था। उसमें केवल हम मैग्नीट्यूड की स्टडी कर रहे थे, नहीं परिमाण को ही हम निकाल रहे थे। वो आप कह सकते हैं अदिश स्वरूप था, सदिश स्वरूप नहीं था। तो सबसे पहली चीज हमने दो आवेश लिए Q1 और Q2, दो चार्ज Q1 और Q2 लिए और इन आवेशों का जो मूल बिंदु से जो इनका पोजीशन वेक्टर है, स्थित सदिश है Q1 का। सबसे पहले Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थित सदिश है, O के सापेक्ष R1 है और Q2 का जो O के सापेक्ष स्थित सदिश है वो वेक्टर R2 है। Q1 की स्थित सदिश O के सापेक्ष वेक्टर R1 एवं Q2 की स्थित सदिश O के सापेक्ष वेक्टर R2 है। ठीक है, अब इन दोनों आवेश ये सेम नेचर के, दोनों पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसकी डायरेक्शन, इस फोर्स की डायरेक्शन इस साइड होगी और फोर्स ऑन 2 यानी चार्ज फोर्स 2 पर, आवेश 2 पर लगने वाला बल क्या होगा, वेक्टर F21, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये R है। और जो इनके डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डायरेक्शन को जैसे हम 11th में पढ़ भी चुके हैं कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर का प्रयोग करते हैं वो है यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। तो एकांक सदिश को हम, एकांक सदिश से हम वेक्टर F12 एंड वेक्टर F21 की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। सब आगे पीछे हम पढ़ भी चुके हैं कूलाम के नियम का क्या कहते हैं, सदिश स्वरूप को हम अदिश स्वरूप को कैसे इसको सदिश रूप में लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसको। वेक्टर F12, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर वेक्टर ये होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो अदिश स्वरूप था वो होता था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए ये कूलाम बल होता था। अब अगर इसी को सदिश स्वरूप लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान मॉड ऑफ मतलब परिमाण, मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर और ये R12 कैप, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेक्टर F12 की डायरेक्शन क्या है। इसी प्रकार सेकंड चार्ज 2 पर लगने वाला फोर्स वेक्टर F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान वेक्टर R21 का स्क्वायर, R21 का कैप। ये R21 का कैप जो है ये वेक्टर F21 की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर ये इसका मॉड R12 कैप, R12 वेक्टर R12 का मॉड और वेक्टर R21 का मॉड जो ये R के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ये सब क्या हैं, ये सभी जो हैं ये सभी मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड। तो इसके आगे हम देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि R12 कैप इज इक्वल R वेक्टर R12 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R12 इज इक्वल वेक्टर R12 अपान R। इससे हम
R21 कैप को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 अपॉन मॉड ऑफ R21 कैप, या इसी को, क्योंकि ये मॉड है ये R के बराबर है, तो हम इसको यहां पर R भी लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे इसको, ये फार्मूला जो यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग हमने इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया, लिखा विस्तार से, तो इसको हम यहाँ पर R12 कैप R21 कैप जहाँ पर था, ये वैल्यू समीकरण 1 और 2 में पुट करेंगे। तो पुट करेंगे तो हमको पहले समीकरण से क्या मिलेगा, वेक्टर F12 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R12। सेकेंड इक्वेशन आपको मिलेगा वेक्टर F21 इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब वेक्टर R21। इसके अतिरिक्त हम थोड़ा और इसको डिटेल में आगे जानेंगे। यहां पर वेक्टर R12 जो होता है ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, यानी वेक्टर R21 माइनस वेक्टर R1। इसी प्रकार वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, अतः वेक्टर R12 इज इक्वल माइनस वेक्टर R21 ये होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन सदिश होती है फाइनल माइनस इनिशियल। तो उसके अकॉर्डिंग हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख पाएंगे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो है वेक्टर R12 इज इक्वल माइनस वेक्टर R21 होगा। जैसा कि हमने यहां से समझा, अगर मैं यहां पर माइनस लगा दूं तो ये दोनों जो वेक्टर हैं ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वही किया गया, वेक्टर लगाकर माइनस लगा दिया तो दोनों वेक्टर बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और फिर इन इक्वेशंस को, जो इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन, इसको आप लिख सकते हैं वेक्टर F12 इज इक्वल माइनस वेक्टर F21 लिख सकते हैं, यानी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं। फिर से आइए इसको फिर से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम माना दो सदिश Q1 और Q2 लिए, उनके बीच की दूरी R है। Q1 की जो पोजीशन वेक्टर है O के सापेक्ष वेक्टर R1, Q2 की जो पोजीशन वेक्टर है O के सापेक्ष वेक्टर R2, और Q1 पर जो लगने वाला फोर्स है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और Q2 पर लगने वाला फोर्स जो वेक्टर F21। तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग अदिश स्वरूप जो होता है F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए है। अब इसको हम सदिश स्वरूप में लिखना चाहेंगे तो वेक्टर F12 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर R12 का स्क्वायर R12 का कैप, और इसे जो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R21 का होल स्क्वायर R21 का कैप, इक्वेशन 2। और दोनों का ये जो दोनों का मॉड जो होगा R के बराबर हो जाएगा, इसका मॉड और इसका मॉड ये R के बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। और हम जानते ही एकांक सदिश के लिए फार्मूला होता है, इसको इस फार्मूले की सहायता से 1 और 2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये दोनों क्या हैं, अगर ये वेक्टर R12 को हम ऐसे, वेक्टर R21 को इस प्रकार से, ये अगर हम इक्वल लिखना चाहेंगे तो वेक्टर R12 इज इक्वल माइनस वेक्टर R21 लिख सकते हैं। ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करें वेक्टर R12, सपोज करिए ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो माइनस वेक्टर R2, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। उम्मीद करते हैं आपको कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप समझ में आया होगा। ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा हमें समझने की बात है, फोकस करने की बात है। और इसको हम यहाँ से जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः इतना डिस्क्रिप्टिव पूछा नहीं जाता, पूछा जाता है तो वेरी शार्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उसमें सीधा सीधा आपसे पूछ लेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। अगर कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप सीधा सीधा लिखना है वेक्टर F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब
अपॉन आर क्यूब वेक्टर आर, ऐसे लिख सकते हैं। या आप ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर आर कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जाता है, एक नंबर में ही पूछा जाता है, तो इसको डिटेल्स में आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया, और एक नंबर में भी ये क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो आपको सदिश स्वरूप लिखने के लिए आए तो वेक्टर एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का स्क्वायर आर कैप। ठीक, अब आगे हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व समझेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, यहां से भी एक नंबर के क्वेश्चन कम से कम बनते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहां पर दोनों फोर्स इक्वल हैं, बराबर का सिंबल लगा हुआ इक्वल का, और निगेटिव सिंबल है, निगेटिव भी लगा हुआ है। निगेटिव का मतलब हुआ ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। निगेटिव का यहां से मतलब है कि ये दोनों फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे और बराबर होंगे। मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी, अपोजिट होगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये कूलाम का नियम का सदिश स्वरूप जो है, कूलाम का नियम जो है ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के तृतीय नियम को फॉलो करता है। सेकंड है Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ पॉजिटिव, यानी दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों सेम नेचर के होंगे। सेम नेचर का होने का तात्पर्य है कि ये दोनों क्या कहते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। ग्रेटर देन जीरो यानी यहां पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। Q1 Q2 लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब निगेटिव, अपोजिट चार्जेस हैं और एक दूसरे को क्या करेंगे, ये आकर्षित करेंगे, यानी यहां पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल यहां पर कार्य करेगा। ठीक है। थर्ड हम देखेंगे ये जो दोनों वो फोर्स है, थर्ड हम इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि ये दोनों जो फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स जो हैं आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ये दोनों फोर्स जो हैं, कहने का ये कूलाम बल जो है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, यानी Q1 Q2 आवेश को मिलाने वाली रेखा ये है और इसी के अनुदिश हमेशा कार्य करेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि इधर से काम करें इधर से काम करें, यानी सीधा स्ट्रेट लाइन, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेंगे। इस चीज को हमें ध्यान रखना है और ये इंपॉर्टेंस बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ी सी समझने की बात है, फोकस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार आए हैं, बहुविकल्पी में भी आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप यानी MCQ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। कूलाम के नियम का ये सदिश स्वरूप हुआ, इसमें बाकी और कुछ छूटा नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मीनिंग होती है विद्युत क्षेत्र, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए यहां से आप इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर कहीं कुछ छूट जाएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास करिएगा। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक का आज हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र
जिसमें कोई अन्य आवेश, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस संपूर्ण क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र समझने से पहले थोड़ा सा एक दो चीजें और समझ लेंगे। एक होता है स्रोत आवेश। स्रोत आवेश, स्रोत आवेश का मतलब है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज क्या होता है? यानी जिसके आप विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, जिसके विद्युत क्षेत्र का आप अनुभव करते हैं, वो होता है सोर्स चार्ज। यानी ऐसा आवेश जिसके आप विद्युत क्षेत्र का अनुभव करते हैं, जिसका ऐसा आवेश जिसके विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जाता है किसी दूसरे आवेश के द्वारा, उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज यानी स्रोत आवेश। सेकंड है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज जो होता है ये इसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल होती है। यानी एक ऐसा आवेश जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, बट इसके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नेग्लिजिबल होती है, लगभग नगण्य होती है। इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये अप्रॉक्स जीरो होता है, अप्रॉक्स जीरो होता है। स्रोत आवेश जिसके आवेश का अनुभव करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन जिसके वैद्युत क्षेत्र का अनुभव बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, स्रोत आवेश होता है। और परीक्षण आवेश जिसके वैद्युत क्षेत्र का हम बहुत कम अनुभव, कहने का तात्पर्य इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पास नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र, हमने विद्युत क्षेत्र को भी डिफाइन कर दिया। एक किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य, जिसमें कोई अन्य आवेश, परीक्षण आवेश उस आवेश के आकर्षण प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसको कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। तो गाइज आज यहीं तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं अदर टॉपिक्स, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।